रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का नया टॉपिक है पेंक्रियाज। अच्छा, तो सबसे पहले पोजीशन कि पेंक्रियाज कहाँ पर वाक़ है, हमारे बॉडी में पेंक्रियाज कहाँ पर मौजूद है। इट इज़ प्रेजेंट बिलो द स्टमक। ये पेंक्रियाज जो होता है ये स्टमक के नीचे मौजूद होता है। यहाँ डायग्राम की तरफ आ जाइए, ये क्या है, ये ऊपर वाला, दिस इज़ कॉल्ड स्टमक। और ये स्टमक के नीचे मौजूद होता है। अच्छा, फिर है कलर, पिंकिश इन कलर। ये पेंक्रियाज जो होता है ये पिंकिश इन कलर होता है, मतलब इसका रंग गुलाबी रंग होता है। अच्छा, फिर है शेप, लीफ लाइक। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीफ लाइक। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर इसका किस तरह है, एक पत्ते की तरह स्ट्रक्चर इसका होता है। अच्छा, फिर है वेट, अबाउट 60 ग्राम। ये पेंक्रियाज जो होता है तकरीबन 60 ग्राम का इसका वेट होता है। अच्छा, फिर है नेचर, इसकी फितरत कैसी है, मतलब कुदरत ने इसको किस तरह बनाया है। इट इज़ डुअल इन नेचर। ये डुअल इन नेचर है, मतलब ये दो काम करता है। वो कौन से, इट एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। अच्छा, फिर है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह किस तरह काम करता है। देयर आर सम बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे पेंक्रियाज में कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। यहाँ डायग्राम की तरफ आ जाइए, ये जो स्ट्रक्चर आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये ऊपर वाले और ये नीचे वाले स्ट्रक्चर, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहे हैं, अगर इनको हम यहाँ पे मैग्नीफाई कर दें तो ये एक बल्ब की तरह होते हैं। और इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को पेंक्रियाटिक एसिनस कहा जाता है, और इसके अंदर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं। ये रेड कलर के जो मैंने बना दिए हैं, ये क्या हैं, ये सेल हैं, और इन सेलों को एसाइनर सेल कहा जाता है। इन सेलों से एक जूस निकलता है। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए इस एरो से ये रिप्रेजेंट करूँगा। इन सेलों से एक जूस लाइक मटेरियल निकलता है और फिर बाहर की तरफ चला जाता है। तो जब यहाँ बाहर की तरफ चला जाता है, ये आगे इस डक्ट में ट्रेवल करता है और आखिर में ये कहाँ पे खोलता है, ये ड्यूडिनम में खोलता है और अपनी सिक्रीशन को ड्यूडिनम में भेज देता है। इस पूरे डक्ट को जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ तक पेंक्रियाज के बॉडी के मिडल पोर्शन में जो मौजूद होते हैं, इसको पेंक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है। और ये जो फ्लूइड रिलीज होता है इसको पेंक्रियाटिक जूस कहा जाता है। पेंक्रियाटिक जूस, इसको पेंक्रियाटिक जूस कहा जाता है। और ये आगे ड्यूडिनम में इसको भेजा जाता है और फिर ड्यूडिनम से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आगे चला जाता है। तो ये जूस क्या करता है, ये डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। अच्छा, दीज आर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये पेंक्रियाटिक एसिनस, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं प्रेजेंट इन पेंक्रियाज, जो कि पेंक्रियाज में मौजूद होती है, विच इज़ फॉर्म्ड बाई एसाइनर सेल। और ये किससे बना होता है, ये एसाइनर सेल से बना होता है। ये पूरे एसाइनर सेल आपस में इकट्ठे होते हैं और उनसे एक स्ट्रक्चर बना होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, विच इज़ कॉल्ड पेंक्रियाटिक एसिनस एंड सिक्रीट पेंक्रियाटिक जूस। और इनका काम क्या होता है, ये एक जूसी मटेरियल को सिक्रीट करता है, उसका नाम पेंक्रियाटिक जूस है, और ये डाइजेशन में हेल्प करती है। अच्छा, फिर है एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम कर सकता है। देयर आर सम स्ट्रक्चर, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होती है एंड पेंक्रियाज में, विच इज़ कॉल्ड आइलेट ऑफ लैंगरहान, जिसको आइलेट ऑफ लैंगरहान कहा जाता है, विच इज़ कंपोज्ड ऑफ सेल, जो सेलों पर मुश्तमिल होते हैं। ये आइलेट ऑफ लैंगरहान क्या होता है, यहाँ पर ये
4 रेड कलर के डॉट्स जो हर जगह आपको इस पेंक्रियाज में नज़र आ रहे हैं, ये क्या हैं? इस स्ट्रक्चर को आइलेट ऑफ लैंगरहान कहा जाता है। अगर इस स्ट्रक्चर को हम निकाल दें पेंक्रियाज से और यहाँ पे मैग्नीफाई कर दें तो इसमें 3 किस्म के सेल पाए जाते हैं। एक लाइन, ये सर्कुलर लाइन जिन सेलों ने बना दिया है, ये रेड कलर वाले, इन सेलों को अल्फा सेल कहा जाता है और इन सेलों का काम होता है ग्लूकागॉन हार्मोन को रिलीज़ करना। फिर ये ग्रीन कलर के सेल जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? दीज आर कॉल्ड बीटा सेल, इनको बीटा सेल कहा जाता है और इनका काम होता है इंसुलिन को रिलीज़ करना। फिर ये 3 सेल मैंने यहाँ पे बना दिए है, दीज द रेड स्ट्रक्चर, जिनका स्ट्रक्चर रेड कलर है, इन सेल को डेल्टा सेल कहा जाता है और ये एक हार्मोन को रिलीज़ करते हैं जो कि जिसका नाम है सोमेटोस्टेटिन। अच्छा, तो आइलेट ऑफ लैंगरहान जो होता है ये इन सेलों पर मुश्तमिल होता है। तो सबसे पहले अल्फा सेल जो होते हैं सिक्रीट ग्लूकागॉन, इनका काम होता है ग्लूकागॉन को रिलीज़ करना। फंक्शन है, अब इसका फंक्शन क्या है इसको मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। बीटा सेल क्या करते हैं? इंसुलिन रिलीज़ करते हैं। डेल्टा सेल क्या करते हैं? सोमेटोस्टेटिन रिलीज़ करते हैं। अब इन तीनों सेल के काम को समझने के लिए हमें डायग्राम की तरफ जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम जब फूड वगैरह खाते हैं तो उसमें काफ़ी मकदार में ग्लूकोज मौजूद होता है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होता है। तो ये समझ लीजिए कि ये जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ग्लूकोज है, हमने खा लिया है और हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो चुका है और ब्लड सर्कुलेशन में जा चुका है। अब ये ग्लूकोज इस ब्लड में सर्कुलेट होता रहेगा। ये क्या है? ये सर्कुलर लाइन जो मैंने यहाँ पे ये सर्कुलर डायग्राम जो बना दिया है, ये जर्नल सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये सिर्फ एक फंक्शनल डायग्राम है, एग्जैक्ट एनाटॉमिकल डायग्राम ये नहीं है। अच्छा, तो ये ग्लूकोज क्या करता है? तो ये फिर सारे बॉडी में ब्लड के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। तो ये आगे चला जाता है और कहाँ पे एंटर हो जाता है? ये मसल सेल में भी एंटर हो जाता है। ये आगे जाता है और बॉडी के अंदर जितने भी मसल सेल हैं, या हम इस तरह कहें कि बॉडी में जितने भी मसल है उसके अंदर ये चला जाता है। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ से ग्लूकोज आ चुका है और यहाँ ये जी जो आपको नज़र आ रही है ये क्या है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। इसके अलावा ये आगे चला जाता है और लीवर की तरफ चला जाता है और लीवर सेल की तरफ ही इंटर हो जाता है। लीवर सेल में क्या हो जाता है? इंटर हो जाता है। आप ये समझ लीजिए कि ये क्या है? ये ग्लूकोज है। ये तब इस तरह होता है जब ग्लूकोज की लेवल हमारे बॉडी में हाई होती है। तो इनके अंदर जब चला जाता है तो पेंक्रियाज, यहाँ पे पेंक्रियाज का एंडोक्राइन फंक्शन क्या है? तो पेंक्रियाज अपने आइलेट ऑफ लैंगरहान स्ट्रक्चर से क्या करता है? एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। यहाँ पे ये 2 स्ट्रक्चर जो मैंने बना दिए हैं, ये एक है ये रेड स्ट्रक्चर, दूसरा भी ये रेड स्ट्रक्चर। एक के ऊपर भी क्या है? सर के ऊपर भी कैप है, दूसरे के सर के ऊपर भी कैप है, लेकिन इस एक स्ट्रक्चर के कान हैं और इस दूसरे स्ट्रक्चर के कान नहीं है। ये दूसरा स्ट्रक्चर जिसके ईयर्स, कान एब्सेंट हैं, इसको समझ लीजिए कि ये इंसुलिन है। आइलेट ऑफ लैंगरहान ने इसको रिलीज़ कर दिया। किस दौरान? जब ग्लूकोज की लेवल यहाँ पे हाई है। तो ये आगे चला जाता है कहाँ पे? आगे चला जाता है कहाँ पे? ये बॉडी में सर्कुलेट होता है और फिर आगे चला जाता है और कहाँ पे? ये आगे जाकर मसल सेल में एंटर हो जाता है। यहाँ पे ये पहुँच गया। ये स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रही है ये क्या है? इंसुलिन। और इसी तरह ये आगे लीवर की तरफ भी चला जाता है और आखिरकार लीवर तक पहुँच जाता है। यहाँ पे
ये स्ट्रक्चर जो है ये इंसुलिन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इंसुलिन का काम क्या होता है? पहले तो ग्लूकोज डिस्ट्रीब्यूट हो गया बॉडी में, एक चीज़ है मसल तक। ये क्या है? ये स्ट्रक्चर मसल का है, मसल। ये एक मसल हमने बॉडी से ली हुई है। अच्छा, ये मसल का स्ट्रक्चर है। तो मसल के अंदर भी ग्लूकोज चला जाता है और लीवर की तरफ भी ग्लूकोज चला जाता है। तो बाद में इंसुलिन आता है और इस ग्लूकोज को आगे कन्वर्ट कर देता है एक स्टोर फॉर्म में। ये क्या है? ये डॉट डॉट जो मैंने करवाए हैं और यहाँ जी 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 हर जगह लिखी हुई है। इस कंडेंस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? इसको ग्लाइकोजन कहा जाता है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। तो ये इंसुलिन का काम क्या था? ग्लूकोज को कन्वर्ट करना और स्टोर करना, किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो यहाँ पे भी ये मसल सेल में भी ये क्या करता है? मसल में भी इंसुलिन ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ लीवर में भी क्या करते हैं? ग्लूकोज के मॉलिक्यूलों को इकट्ठे करके यहाँ एक स्टोरेज फॉर्म में ले जाती है और इसको भी क्या कहा जाता है? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। अच्छा, ये तो तब की बात थी जब ग्लूकोज हमने काफ़ी मकदार में लिया था और हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो गया और ब्लड सर्कुलेशन में चला गया। तो अब इस ग्लूकोज को हैंडल करने के लिए कौन आता था? इंसुलिन। अब हमें भूख लग गई और हमें खाना वगैरह नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या होगा? फिर ये आइलेट ऑफ लैंगरहान में दूसरे सेल मौजूद होते हैं। ये किन सेलों ने इंसुलिन को रिलीज़ किया था? बीटा सेल ने। तो फिर ये अल्फा रेड कलर के सेल जो होते हैं ये दूसरा हार्मोन रिलीज़ करते हैं और उन हार्मोन का नाम है, यहाँ से इन्होंने दूसरा हार्मोन रिलीज़ कर दिया। और ये तब इस हार्मोन को रिलीज़ करते हैं जब हमें फूड वगैरह की सप्लाई नहीं होती, जब हमें फूड वगैरह की सप्लाई नहीं हो। तो ये क्या है? ये दूसरा स्ट्रक्चर जो जिसने ब्लैक कलर की टोपी पहनी हुई है और इसके दो बड़े बड़े कान भी हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये स्ट्रक्चर ग्लूकागान है। हालांकि इंसुलिन और ग्लूकागान का स्ट्रक्चर हकीकत में ऐसा है नहीं, लेकिन ये आप लोगों की समझने के लिए मैंने, या समझ के लिए मैंने ये बना दिए हैं। अच्छा, तो फिर ये ग्लूकागान क्या करता है? ये ग्लूकागान भी आगे ब्लड में सर्कुलेट होता रहता है और आखिरकार चला जाता है कहाँ पे? या आगे चलकर मसल सेल में भी एंटर हो जाता है और यहाँ पर पहुँच जाता है। ये स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है? ये दो बड़े कानों वाला, दिस इज़ ग्लूकागान। अब इस ग्लूकागान का काम क्या होता है? और यहाँ पे ग्लूकागान का काम ये होता है, यहाँ पे ये आप लोगों को ये एरो नज़र आ रही होगी। ये एरो क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पे जो स्टोर ग्लाइकोजन था इसको बैक कन्वर्ट कर दिया है ग्लाइकोजन ने, किस में? ग्लूकोज में। और हमारा बॉडी क्या करता है? फिर इसी ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन कर देता है और एटीपी एनर्जी उससे हासिल होती है। अच्छा, तो स्टोर ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम किसने किया? ग्लूकागान ने। तो ग्लूकागान का काम यह होता है कि ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बैक कन्वर्ट कर देता है, वापस कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, इसके अलावा ये आगे लीवर तक भी जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रही है ये क्या है? ये भी ग्लूकागान है। तो यहाँ पे जो स्टोर ग्लाइकोजन था इसको वापस ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकागान। यहाँ पे ये एरो आपको ये इंडिकेट करती है कि ग्लाइकोजन जो है ये ग्लूकोज में वापस कन्वर्ट हो चुका है। तो इंसुलिन और ग्लूकागान काम इसी तरह होता है हमारे बॉडी में। अच्छा, तीसरा जो है डेल्टा सेल,
ये यहाँ पे ये आइलेट ऑफ लैंगरहान जो है इसमें डेल्टा सेल भी मौजूद होते हैं, लेकिन इस में ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में मौजूद भी नहीं है। फिर भी हमें जस्ट ब्रीफली इसका काम भी बताऊंगा कि ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का क्या काम होता है। सोमेटोस्टेटिन का ये काम होता है कि ये क्या करते हैं, ये बीटा सेल को ब्लॉक कर देते हैं। जब इंसुलिन काफ़ी मकदार में रिलीज़ हो जाती हैं तो दीज ब्लॉक दी बीटा सेल, ये बीटा सेल को ब्लॉक कर देते हैं कि अब तुम्हें और इंसुलिन नहीं बनाना है क्योंकि और इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रख लीजिए, ये काफ़ी है। अच्छा, फिर है एबनॉर्मेलिटीज़। इस पेंक्रियाज में जब डिसऑर्डर या इसमें ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो इसकी वजह से एबनॉर्मेलिटी भी हमारे बॉडी में पैदा होती हैं, और वो एबनॉर्मेलिटी अब हम यहाँ पे डिस्कस करें, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सबसे मोस्ट कॉमन और दुनिया में जो वाइड स्प्रेड है, सिर्फ उस बीमारी या एबनॉर्मेलिटी के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। बाकी आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आप लोगों की सिलेबस में नहीं है। तो अगर पेंक्रियाज में क्या होता है, अक्सर ये आइलेट ऑफ लैंगरहान का जो स्ट्रक्चर है पेंक्रियाज में अक्सर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इसमें भी अक्सर क्या ये बीटा सेल जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, दीज बिकम डिस्ट्रॉय, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये बर्बाद हो जाते हैं। तो जब ये बर्बाद हो जाते हैं तो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा। जब इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होगी तो जो भी ग्लूकोज हम लेंगे और वो जब एब्जॉर्ब होगा ब्लड सर्कुलेशन की तरफ तो उसकी लेवल हाई होगी हमारे बॉडी में, और उसी कंडीशन को फिर हम क्या कहते हैं, एक बीमारी है उसको क्या कहते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस। इसको शॉर्टकट DM से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इनके लिए डॉक्टर हजरात एक टेस्ट करवाते हैं इस डायबिटीज़ को मालूम करने के लिए। अगर फास्टिंग पे इसको मालूम करना है, मतलब एक आदमी भूखा है और मुझे उसका ग्लूकोज लेवल मालूम करना है बॉडी में, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको FBS कहा जाता है। इसका मतलब है फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। इसके वैल्यू भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं। और दूसरा रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल को मालूम करने के लिए RBS नाम का एक टेस्ट किया जाता है। R का मतलब होता है रैंडम, B का मतलब होता है ब्लड, और S का मतलब होता है शुगर। तो रैंडम ब्लड शुगर लेवल और फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। अगर हमें रैंडम ब्लड शुगर लेवल चेक करनी है तो इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती हैं, 70 से 140 mg पर 100 ml ब्लड, 100 ml पर mg 100 ml ब्लड। 100 ml ब्लड हम लेंगे, अगर उसमें 70 से लेकर 140 mg तक ग्लूकोज मौजूद है तो ये कौन से रेंज में है, मतलब ये नॉर्मल रेंज में है। अब इस आदमी के आइलेट ऑफ लैंगरहान में जो बीटा सेल है उनका स्ट्रक्चर अभी बर्बाद नहीं हुआ है, वो अभी भी काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये अबाउ 200 के ऊपर अगर ये चला गया, RBS का टेस्ट अगर हमें रिज़ल्ट देता है कि ग्लूकोज का लेवल पर 100 ml 200 mg से हाई है, तो ये आदमी किस में शुमार होगा, ये आदमी DM में शुमार हो जाएगा। मतलब इस आदमी को क्या है, डायबिटीज़ हो चुकी है। अगर फास्टिंग पे मालूम करना चाहते हो तो 70 से 110 तक mg पर 100 ml, अगर इतना है तो ये आदमी क्या है, डायबिटिक नहीं है, मतलब इसके बीटा सेल अभी ज़िंदा है, काम कर रहे हैं। अबाउ 126 mg पर 100 ml, और अगर ग्लूकोज की लेवल फास्टिंग लेवल 126 से ऊपर चली गई पर 100 ml, तो ये आदमी भी किस में शुमार हो जाएगा, डायबिटीज़ में, कि इसको डायबिटीज़ है। अच्छा, डायबिटीज़ में हम इतना
डिटेल में नहीं जाएंगे कि इसके साइन क्या होते हैं, इसके सिम्टम क्या होते हैं और इसके टाइप कितने हैं। ये इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी अगर मौका मिला तो हम अलग लेक्चर इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बनाएंगे। तो ये था पेंक्रियाज। अच्छा, एक बात रह गई, यहाँ पे ये पेंक्रियाटिक डक्ट जो होती है, ऊपर से एक दूसरा डक्ट भी इसके साथ मिला होता है। दिस इज कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट। इसको क्या कहा जाता है? कॉमन बाइल डक्ट। और इस डक्ट में गॉल ब्लैडर से एक जूसी मटेरियल आती है और पेंक्रियाटिक डक्ट में ये आगे शामिल हो जाता है और अपनी सिक्रीशन को कहाँ पे भेज देता है? ड्यूडेनम में। और ये एमल्सिफिकेशन और पेट में काम करता है, लेकिन डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह इसको किसी और लेक्चर में आप लोगों के लिए डिटेल में हम इंशाल्लाह इसको इसके ऊपर डिटेल में लेक्चर करेंगे। अच्छा, तो ये था पेंक्रियाज। अभी अगर कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए।